गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स, तनुश्री मिस हियर. आज आपण मराठीचा बेटा मी ऐकतो आहे हा लेसन करणार आहोत. बरोबर. हा लेसन लिहिला आहे व.पु. काळे यांनी. व.पु. काळेंचं पूर्ण नाव काय? वसंत पुरुषोत्तम काळे. बरोबर. हे चटपटीत संवाद, त्याच्यानंतर आकर्षक कथानकं, ह्याच्यामुळे ते काय खूप प्रसिद्ध आहे. हां, चटपटीत संवाद म्हणजे काय? क्रिस्पी डायलॉग्स, राइट. आकर्षक कथानके म्हणजे काय? एकदम अट्रैक्टिव सारे स्टोरीज लिखने के लिए ये बहुत माने जाते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है. अभी ऊपर की जो पिंक बॉक्स में से जो लाइन है वो मैं पढ़ती हूँ. संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील, मतलब क्या है? म्यूजिक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले एक पिता व त्यांच्या अपघातामुळे संगीतापासून अंतरलेल्या वडिलांच्या सौख्यासाठी धडपडणारा मुलगा, याचे भावस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे. और एक बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें ऐसा कुछ हो जाता है कि उनके पिताजी बाद में म्यूजिक के साथ रिश्ता नहीं रख पाते और उनकी वो जो सारी तगमग है, मतलब उनके लिए जो फिर वो लड़का है उसको लगता है कि मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा अपने म्यूजिक को मानते हैं और वो बेचारे वो कर नहीं सकते हैं. इसके खातिर वो लड़का उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए खुद संगीत सीखता है और इसका सुंदर वर्णन इस पूरे पाठ में किया गया है. मतलब पिता की इच्छा कंप्लीट करने के लिए एक लड़का जिसको संगीत अच्छा लगता भी नहीं है मन से, फिर भी वो संगीत सीखता है, इसका बहुत सुंदर वर्णन इस पाठ में किया गया है. ओके. तीसरी घंटा घनघनली. अभी देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में ये लड़का पार्ट लेता है. तो कभी भी कोई भी कार्यक्रम जब शुरू होता है स्टेज के ऊपर, बराबर, तभी क्या होता है ना, एक बेल रिंग होती है. तो उस तरह से वहां पे क्या हो गई, बेल रिंग हो गई और फिर पूरा का पूरा गाने का कार्यक्रम चालू हो गया. वो गाने के कार्यक्रम का भी लेखक ने यहाँ पे वर्णन किया है और बीच बीच में वो फ्लैशबैक में भी चले गए हैं कि पहले वो आया था तो क्या हुआ था, ये भी सब कुछ बताया गया है. तो ये जो लेसन है ना वो एक ही टाइप में नहीं घूमेगा. ये कैसा है, बीच में ही वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में चलेगा, बीच में ही फ्लैशबैक यानी भूतकाल में जाएगा. ये लेसन मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी. ओके. देखो, तीसरी घंटा घणघणली मतलब क्या है? थर्ड बेल रिंग हो गई. वो बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला. संमिश्र म्हणजे एकत्र, एक साथ. कोलाहल म्हणजे गोंधळ. कोलाहल म्हणजे गोंधळ. बाहर का जो भी पूरा नॉइस था, सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो एकदम शांत हो गए. क्योंकि क्या थी? थर्ड बेल रिंग हो गई. मतलब क्या होगा? अभी पर्दा ऊपर जाएगा और कार्यक्रम शुरू हो जाएगा. ओके. उगीच इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना स्टेजच्या दिशेने स्थिर झाल्या. मतलब क्या? यहाँ देख रहे थे, कोई वहां देख रहे थे. माना मतलब क्या? ये अपना जो ये पार्ट है नेक का, वो हम लोग इधर इधर घुमाते हैं ना, तो वो एकदम से स्टेडी हो गए और सारे लोग एक ही जगह पे देखने लग गए. लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे याची खात्री वाटताच मी गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात केली. गंभीर आवाजात मतलब क्या है? एकदम सीरियस टोन में मैंने बोलना शुरू किया. सभ्य स्त्री पुरुष हो मतलब क्या है? सारे बैठे हुए जितने भी है वो उतने अच्छे सारे स्त्री और पुरुष. माझ्या वादन विद्यालयाचा हा पहिला जाहीर कार्यक्रम आहे. मेरा जो ये संगीत एकेडमी है उसका ये पहला ही जोर शोर से किया हुआ ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम मैंने जो अनाउंस किया है वो मेरा फर्स्ट कार्यक्रम है. आपल्या चरणी ही कला सादर करताना मला अतिशय आनंद वाटत आहे. म्हणजे काय? आपल्या चरणी मतलब आपके समक्ष ये पूरे मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो जो भी कुछ सीखे हुए हैं वो आपके सामने क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे और आप लोग ये सबका आनंद ले लेना. देखो, ये ऐसे कार्यक्रम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कथक में होते हैं. कथक में जो होती है लड़कियां, वो क्या करती है? उनका एक लास्ट में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है और अरंगेत्रम उसको बोलते हैं. और वो अरंगेत्रम जो कार्यक्रम होता है उसमें वो लड़कियां अपनी कला सादर करती है और हम सारे ऑडियंस जो होते हैं वो उनको अप्रिशिएट करते हैं. उसी तरह से इनके भी संगीत वादन विद्यालय
नृत्य नहीं, वादन विद्यालय, अलग अलग टाइप के वाद्य, सितार, बाद में तबला, ये सब कुछ होता है उसमें। और हर कोई बच्चा अपनी अपनी वहाँ पे आर्ट जो होता है वो हमारे सामने रखता है। समझ में आया? ओके, अभी देखो, आपण शांतपणे या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा। आस्वाद घ्यावा मतलब क्या है? आनंद घ्यावा, अशी आपल्याला नम्र विनंती। और ऐसा मैं आप सबसे क्या करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप शांत रहकर सारे बच्चों का ये कार्यक्रम देखें। मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत याच्या फील्ड वादनाने होईल। शिरीष भागवत ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट है, वो आएगा और यहाँ पे आपकी कला, अपनी कला सादर करेगा। कौन सी कला? फील्ड वादन। वहाँ पे लिख के रखना, फील्ड वादन, पश्चिमात्य वाद्य, मतलब वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं वायलिन। क्या बोलते हैं? वायलिन। ओके। हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला आहे। कलेच्या प्रांतातील हा नवखा मुसाफिर आहे, बहुत ही नया बच्चा है। हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचे कौतुक करावे ही विनंती। मतलब अगर वो कुछ भूल चूक गया तो आप उसको क्या करो, अप्रिशिएट करो। एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले। मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती। खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून शिरीषला हा कार्यक्रम मला द्यायचाच नव्हता, कारण नुकताच शिकायला लागलेला हा मुलगा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करेल अशी मला खात्री होती। मतलब क्या है, वो जस्ट उसने एडमिशन लिया था, थोड़े महीने ही हुए थे, और उसके हट के खातिर लेखक ने उसको ये कार्यक्रम दिया था। और पहला ही कार्यक्रम, और ऐसे बच्चे ने अगर कुछ खराब बजाया तो लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। ऐसा उनको मन में ऐसा हो रहा था, टेंशन हो गया था। म्हणून मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो मतलब क्या, दुर्लक्ष करत होतो। मुझे उसको देना नहीं था। मी शिरीषकडे पाहिले। त्याच्या चेहऱ्यावरचा धीटपणा व आत्मविश्वास, मतलब क्या, वो बहुत ही फर्म था और आत्मविश्वास, उसको खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था, पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला मतलब मुझे दिख रहा था कि ये एकदम क्या है, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है। ओके। पण त्याचे हे अवसान फार वेळ राहणार नाही हे मी ओळखून होतो। मतलब अवसान मतलब क्या, हिम्मत, उसका ये करेज बहुत टाइम तक नहीं रहेगा, ऐसा मुझे देखकर समझ में आ रहा था। क्योंकि देखो क्या होता है ना, फर्स्ट कार्यक्रम और इतने सारे 100-200 ऑडियंस बैठे रहते हैं, उनके सामने जब आपको कुछ सादर करना रहता है तो कोई भी बच्चा थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ये उनको पता था, लेखक को ये पता था कि वो इतना सब कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी देखो, पडदा वर जाऊन बाहेरचा श्रोतृवृंद नजरेला पडताच त्याचा हा धीर सुटेल याची मला खात्री होती। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे ही पर्दा ऊपर हो जाएगा वैसे ही उसको क्या दिखेगा, श्रोतृवृंद मतलब ऑडियंस, सारे ऑडियंस उसको दिखेंगे और वो थोड़ा डर जाएगा, ये मुझे पता है। शिरीष ने खून करताच मी पडदेवाल्याला इशारा केला आणि पडदा झरझर वर गेला। शिरीष ने मतलब वो वायलिन हाथ में बराबर से वो अपना पोजीशन लेके बैठा और फिर उसने लेखक को बोला कि चलेगा, अभी आप क्या करो, कार्यक्रम शुरू करो। खून म्हणजे इशारा, समझ में आया? मतलब उसने एक अपने को, उसने क्या किया, लेखक को हिंट दी कि अभी मैं तैयार हूँ, और वैसे ही लेखक ने कार्यक्रम शुरू कर दिया। फुटलाइटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पडताच शिरीषने डोळे मिटून घेतले। अभी चारों तरफ से एकदम फ्रंट लाइट जो प्रकाश होता है वो उसके चेहरे पर आया और उसने आंखें बंद कर ली, बराबर। त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर शिरीषला सबंध श्रोतृवृंद दिसला आणि त्या क्षणी त्याच्या मनाची झालेली चलबिचल त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागली, और उसी समय वो जरा डर गया है, ये उसके चेहरे पर दिख गया लेखक को कि उसने इतने सारे ऑडियंस फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में देखे हैं। तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले। आता त्याला सावरून धरणे, अभी उसको प्रोटेक्ट करना, शिक्षक या नात्याने माझे कर्तव्य होते। मैं उसका टीचर था तो मुझे उसको संभाल के लेना है, ये मैंने भली भांति जान लिया। मी तंबोरे वाल्याला व तबले वाल्याला खून केली। तंबोरा मतलब वीणा जो होती है सरस्वती माता के हाथ में, उसको, और तबला जो बजाते उसको मैंने क्या किया, इशारा किया कि पहले आप शुरू करो, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेगा। तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज घूमू लागला मतलब जैसे एको साउंड होता है ना, उस तरह से पूरे के पूरे वातावरण में गूंजने लगा।
शिरीषने डोळे मिटून कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले व पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्वीच्या आत्मविश्वासाने न्हाऊन निघाला। उसने आंखें बंद की और हम लोग कैसे भगवान का स्मरण करते वैसे उसने भी किसी का स्मरण किया। और उसने क्या किया, और स्मरण करते उसके चेहरे के ऊपर वापस वो सारे की सारी क्या आ गई, करेज, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो वापस आ गया। और उसने बड़े ही एकदम मन से वो वाद्य बजाना चालू किया। वो हल्केच त्याने षडज लावला। षडज मतलब क्या होता है ये पहले सुनो। सा रे ग म प ध नि सा, बराबर, ये 7 स्वर होते हैं। उसमें से सा करके जो लगाते हैं दैट इज कॉल्ड षडज। रे को दूसरा नाम होता है ऋषभ, ग को गंधार। इस तरह से ना हर एक सारे गमक के भी सारे जो क्या बोलते हैं ना उसको, सा को बोलते हैं षडज, रे को बोलते हैं ऋषभ, ग को बोलते हैं गंधार। इस तरह से हर एक स्वर का नाम होता है। तो उसने षडज लगाया मतलब सा के स्वर को खींचा, मतलब सा, ऐसे उसने क्या किया, उस स्वर को खींचा। समझ में आया? अभी देखो, एक 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून लोग शांत बसले। ओनली 10 to 12 इयर्स का वो छोटा बच्चा था और उसने इतना सुंदर आवाज में वो षडज लगाया कि सारे लोग शांत हो गए। धीमेपणे शिरीषने भूप रागातली गत वाजवायला सुरुवात केली। भूप ये संगीत का एक राग है। इंडियन क्लासिकल जो संगीत है उसमें ये एक राग माना जाता है। राग मतलब क्या, उसका नाम है। भूप मतलब क्या है, नाम, प्रॉपर नाउन। संगीतातील रागाचे नाव काय, तो क्या लिखोगे, भूप। ओके, तेच ते सूर, मात्रेचाही फरक नाही। मात्रेचाही मतलब जैसे टीचर ने सिखाया था वैसे उसने बोलना चालू किया। तो शांतपणे वाजवू लागला आणि आजपर्यंत बसला नव्हता एवढा धक्का मला बसला। और आज तक मुझे नहीं बैठा था इतना धक्का, मतलब क्या है ना, एकदम से मैं एकदम शॉक हो गया। धक्का बसने मतलब शॉक हो गया। कानांवरही विश्वास बसे ना, मेरे ईयर्स के ऊपर भी मेरा क्या नहीं होने लगा, ट्रस्ट नहीं था कि सच में ये बच्चा इतना सुंदर वायलिन बजा रहा है। नजरेवरही बसे ना, मतलब देखो एकदम से वो शॉक हो गए कि इतने कम समय में ये बच्चे ने इतना सुंदर बजाना कैसे सीखा। ओके, पंचेंद्रिय दगा तर देत नाहीत ना। पंचेंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय, मतलब आपले नाक, कान, डोळे, नंतर त्वचा और जो अपनी टंग होती है या फिर मुंह होता है उसको हम लोग बोलते हैं पंचेंद्रिय, मतलब 5 इंद्रिय, 5 ऑर्गन्स। ओके, वो क्या है वो मैं बाद में आपको बताएगी। अशी शंका मनाला चाटून गेली मतलब क्या, मेरे मन में आके एक ख्याल आकर निकल गया कि सच में ये बच्चा इतने कम समय में इतना सुंदर बजा सकता है वायलिन। ऐसे माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखीन कोणीही असता तरी त्याच्या मनात तशी शंका आली असती। तुम्हीच सांगा। अभी देखो हाँ, फ्लैशबैक में लेसन चला जा रहा है। तुम्हीच सांगा, सुमारे 10 महिन्यापूर्वी शिरीष माझ्या वादन विद्यालयात आला। धीटपणे त्याने विचारले, आपणच का पी जनार्दन? अभी देखो यहाँ पे वपू काळे और यहाँ पे पी जनार्दन, मतलब क्या है, वो उनका टोपन नाम है, निकनेम। मी हास्य मुद्रेने होय म्हणतास? तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी मला श्रीच म्हणतात। मतलब क्या है, जैसे आपको पी जनार्दन बोलते हैं वैसे मुझे क्या बोलते हैं, शिरीष भागवत के बदले श्री बोलते हैं। मला गाण्याची फार आवड आहे, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। गाने का तुला गाण्याची आवड आहे तर? ऐसे लेखक पूछते हैं, उसके टीचर पूछते हैं। माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल। मेरे से ज्यादा अगर मैंने ये कोई वाद्य सीखा तो मेरे से ज्यादा मेरे फादर को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा उसने कुछ अलग ही जवाब टीचर को दे दिया। अभी आप समझो, आप क्लासेस में आए हो, मैंने आपको पूछा, अरे वाह आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से सॉल्व करते हो, और आपने जवाब दिया मेरे से ज़्यादा मेरे मम्मी को अच्छा लगता है अगर मैं मैथ्स अच्छा करूं। मुझे आप देखो ये सवाल का जवाब कैसे आया। तो अच्छा लगता है क्या किसी टीचर को? अरे मतलब मैथ्स इसको सीखना है या इसके मम्मी को सीखना है? इस तरह से ही उसका वो जवाब सुनकर वो टीचर को भी आश्चर्य लगा कि गायन या वाद्य इसको सीखना है या इसके पिता को सीखना है। समझे? त्याच्या चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटले मतलब आश्चर्य वाटले व थोड़ा सा रागही आला और थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आया।
तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, मी आपल्याकडे शिकायला येईन, मुझे आपके पास टीचिंग के लिए आना है, आप मुझे क्या करो सिखाओ, पण माझी एक अट आहे, लेकिन मेरी एक कंडिशन है, मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील. आता मला राग आला. मैं जाणीवपूर्वक हंसत म्हणालो, मैं ऐसे ही जरा उसको टॉन्ट के स्वरूप में हंसते हुए बोला, मान्य, चलेगा, ओके, तुझी अट मला तुझ्या अटी एकदम मान्य, तेरी जितने भी कंडीशंस है मुझे चलेगा, पण त्यासाठी तुला महीना 50 रुपये फी द्यावी लागेल. कबूल. अभी देखो, उसके लिए मैं फीस भी आपसे ज़्यादा लूंगा क्योंकि आपके पिताजी भी आके बैठेंगे ना, तो मेरी एक सीट जाएगी. बराबर. कबूल मतलब क्या, ओके, उद्यापासून मी येतो. उसने कहा मैं कल से आ जाऊंगा. माझ्या बरोबर वडील पण येतील बरं का, असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला. वापस जाते समय बोल के गया कि मेरे साथ मेरे पिताजी भी आएंगे. ओके, ऐसा कह के वो फटाक से निकल गया. दूसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. एकदम टाइम का वो पंक्चुअल था, एकदम टाइम पे आ गया. त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते. अभी ऑब्वियसली उसके फादर थे. वयस्कर मतलब ओल्ड एज और भारदस्त मतलब एकदम ग्रेसफुल पर्सनैलिटी. क्या बोल सकते हो, ग्रेसफुल पर्सनैलिटी. शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील, नाना. अभी वो अपने पिताजी को क्या संबोधित करता था घर में, नाना. म्हणजे तो वडिलांना काय बोलवायचा, नाना. कोणी कोणी बाबा बोलवतं, कोई डैडी, कोई पप्पा, वैसे वो क्या करता था, नाना. ओके. आमचे नमस्कार झाले. हमने एक दूसरे को प्रणाम किया. उनके पिताजी ने भी मुझे किया, मैंने भी उनके पिताजी को किया. एक अक्षर न बोलता नाना कुर्सीवर बसले और उसके बाद वो कुछ भी बोले नहीं और सीधा जाकर कुर्सी पर बैठ गए. मी पण न बोलता वॉयलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले. मैंने भी मेरे संगीत कला जो मेरा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था उसमें से एक वॉयलिन निकाला और शिरीष के हाथ में दे दिया. ओके. अभी देखो आगे. त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्याच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला. ग्रह चांगला झाला मतलब क्या है, मेरे लिए मतलब मेरे मन में उसके प्रति आदर बढ़ गया. बराबर. मतलब क्या है कि मेरे उस मतलब हम लोग इंग्लिश में गुड ओपिनियन. बराबर. उसके प्रति जो लेखक को थोड़ा सा पहले लगा था इट्स अ वेरी एरोगेंट, बाद में बहुत ही ज़्यादा खुद को स्मार्ट समझता है, ऐसा कुछ उसको लगा था. लेकिन जैसे ही वो टाइम पे आया, उसने साथ में एक नोटबुक भी लाई सब कुछ नोट करने के लिए जो उसके टीचर ने नहीं बताई थी. तो ये सब कुछ देखकर वो थोड़े से खुश हो गए और उसके बारे में, शिरीष के बारे में उनका जो थोड़ा ओपिनियन था वो चेंज हो गया. बराबर. पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वॉयलिन घेतले. फर्स्ट डे मैंने प्राथमिक माहिती मतलब क्या है, थोड़ी सी उसको इन्फॉर्मेशन दी व पहिला धडा फर्स्ट लेसन भी थोड़ा बताया आणि दिला. मी हातात वॉयलिन घेतले मतलब किसने, टीचर ने हाथ में क्या लिया, पहले वॉयलिन लिया. किसी भी संगीत कला या वाद्य कला में जब आप जाते हो तब सबसे पहले वो जो टीचर होता है वो आपको बजा के बताता है और उसके बाद आपको वो सब कुछ फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि हम लोग कैसे पहले लेसन हम सिखाते हैं और बाद में स्टूडेंट सीखता है, सेम वे से वहाँ पे भी वाद्य जो होता है वो पहले टीचर बजाते हैं, वो सिखाते हैं किस तरह से पकड़ना है, क्या करना है, उसके बाद वो स्टूडेंट सीखता है. समझ में आया. अभी आगे. पहिल्या दिवशी माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजवून दाखवायची अशी प्रथा होती. प्रथा म्हणजे काय, पद्धत. बराबर. ऐसा ही क्या था, रिचुअल्स था जो चालू रहता था. त्यामागील हेतू एवढाच, उसके पीछे का इंटेंशन इतना ही कि मला त्यांना सुचवायचे असते कि मुझे उनको बताने का रहता है कि नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजवू शकाल. नेटाने नीट टिकलात मतलब क्या, अच्छे से अगर आपने मन से ये वाद्य को सीखा तो ही आप मेरे जैसा बजा पाओगे, वरना नहीं. हर एक कोई भी एजुकेशन लो उसमें आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप क्या कर सकते हो, अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो. समझा. अभी आगे. त्याचप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटे मी पिलू रागातील एक गत वाजवून दाखवली. मी मतलब किसने, टीचर ने. पिलू राग पहला हमने देखा. भूप मतलब भूप राग किसने बजाया था,
शिरीष ने, और पिलू राग किसने बजा के दिखाया था उसको पहले सिखाते समय? तो वो टीचर ने। समझ में आया? पी जनार्दन ने। ध्यान में रखना, किन्होंने? पी जनार्दन ने। पिलू रागातील एक गत, गत मतलब स्वर, ध्यान में रखना, वाजवून दाखवली। पिलू रागातील एक गत मतलब, पहले वापस मैं बताती हूँ, हिंदुस्तान क्लासिकल जो सॉन्ग्स होते हैं उसका जो राग होता है, हिंदुस्तान क्लासिकल राग, उसको बोलते हैं। ओके। जीवाचे कान करून, जीवाचे कान करून म्हणजे काय माहिती? ही तुम्हाला वाक्यप्रचार आहे, प्रोवर्ब आहे। जीवाचे कान करणे इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लक्षपूर्वक ऐकणे, बराबर? लिसन अटेंटिवली, एकदम केअरफुली। वो शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत होता। मतलब क्या है? मैं बजा रहा था, इसके लिए शिरीष कभी मेरी तरफ देख रहा था, कभी उसके पिताजी की तरफ देख रहा था। आळीपाळीने मतलब क्या? एक बार इधर देखना, एक बार उधर देखना। समझ में आया? टर्न बाय टर्न, आळीपाळीने मतलब टर्न बाय टर्न, लिख के रखो। मी व्हायोलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले, त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान स्पष्टपणे दिसत होते। मैंने व्हायोलिन 20 मिनट के बाद रख दिया और उसके पिताजी के चेहरे के तरफ देखा, तो उसका पिताजी का चेहरा बहुत ही सेटिस्फैक्शन था, संतुष्ट था। समाधान मतलब संतुष्ट। आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले। मीच आपणहून विचारले, काय, कसं काय वाटलं एकंदरीत? आपको मेरा ये सब कुछ संगीत सुन के कैसा लगा? वाह, उत्कृष्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नहीं, शिरीष ने मध्ये उत्तर दिले। मतलब क्या है? उन्होंने, टीचर ने किसको पूछा था? उसके फादर को पूछा था। तो टीचर को एक्सपेक्टेशन क्या था? फादर आंसर्स दे। लेकिन ये शिरीष बहुत ही क्या था? ओवर स्मार्ट था। वो बीच में ही बोल गया, वाह वाह, क्या आपने संगीत यहाँ पे सुनाया, मेरे फादर और मैं एकदम खुश हो गया, ऐसे उन्होंने बोला। मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला, और अभी टीचर को क्या हो गया? उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। आगाऊ स्वभाव मतलब अहमपणाची भावना, इगो प्रॉब्लेम। आपण कुठं असता कामाला? ये अभी टीचर वापस उसके फादर को पूछते हैं। भोजकपणे शिरीष पुन्हा म्हणाला, अभी शिरीष ही बता रहा था उनको, मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील। टीचर को लगा, पी जनार्दन को लगा कि ये बीच बीच में लड़का बोलता है, तो मुझे लगा था कि इसके कभी तो इसको फादर इसको डांटेंगे। दम भरतील मतलब क्या? रागवणे, डांटना। पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते। लेकिन उसके अपोजिट उनको अच्छा लग रहा था, मेरा बच्चा बीच बीच में बोलता है और टीचर को आंसर देता है। नियमितपणे रोज पिता पुत्रांची जोडी येऊ लागले। उसके बाद हर रोज वो दोनों भी आने लगे। शिरीषची प्रगति पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो। शिरीष का जो प्रोग्रेस था वो देखकर मैं भी एकदम अचरज में पड़ गया था। त्याचा हाथ वाजवायला अतिशय हल्का होता। कभी भी देखो, इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, वो हल्के से बजाना पड़ता है। आपने बहुत प्रेशर किया तो उसका स्वर निकलता नहीं है। इसके लिए आप जितना स्लो और जितना हल्के हाथ से उसको हैंडल करते हो, उतना वो सुंदर उसमें से क्या निकलता है? स्वर निकलता है। देखो, हलका होता। आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात त्याची आकलन शक्ती फार दांडगी होती। आकलन शक्ती यानी स्मरण शक्ति, ग्रास्पिंग पावर। दांडगी मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। देखो, कभी कभी किसी किसी को कोई सम जो होता है 2 मिनट में समझता है, किसी किसी को 20 मिनट लगते हैं, तो वो 2 मिनट में समझता है, वैसे शिरीष था। ये ध्यान में रखो, बराबर? नाना रोज त्यांच्याबरोबर येत व एक अक्षरही न बोलता शांत बसून राहत। उसके पिताजी हमेशा उसके साथ आते थे, बैठते थे, लेकिन एक शब्द भी वो बोलते नहीं थे। एक वर्ड भी, सिंगल वर्ड भी वो बोलते नहीं थे। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे। पहले पहले मैं बोलता था, लेकिन बाद में मुझे लगा ये नहीं बोलते, तो मैंने भी बोलना छोड़ दिया। मैंने मतलब किन्होंने? पी जनार्दन ने। ओके। हा हा म्हणता 3 महिने निघून गेले। हा हा म्हणता मतलब देखते ही देखते 3 मंथ्स चले गए। आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला। मतलब और 3 महीने के बाद जो कार्यक्रम होने वाला था ये, बराबर, उसमें मैं उसको कार्यक्रम दूंगा ही दूंगा, ऐसे मैंने मन में एकदम पक्का किया था। आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो, और मैंने शिरीष को हमेशा बताया, शिरीष अशीच प्रगति कायम राहू दे, मतलब ऐसा ही प्रोग्रेस तेरा होना जरूरी है, बराबर।
आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे। और उन्होंने बोला कि देख, इतने कम समय में तूने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि अपना जो विद्यालय का फर्स्ट कार्यक्रम में इतने सालों के बाद करने वाला हूँ, उसमें मैं तेरा कार्यक्रम रखने वाला हूँ। किसी भी बच्चे को ये सुन के क्या होता था, बहुत ही आनंद होता था, लेकिन शिरीष को नहीं हुआ। देखो आगे, हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल। अत्यानंद मतलब खूप आनंद, बिग हॅपीनेस अशी कल्पना होती, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसल्या नाहीत। लेकिन उसके चेहरे के ऊपर जरा भी हैप्पीनेस टीचर को दिखा नहीं। इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला। इतना ही नहीं, उसको थोड़ा सा दुख हुआ, ऐसा उनके चेहरे के ऊपर से टीचर को लगा। मी विचारले, काय तुला हे ऐकून काहीच आनंद झाला नाही? तुझे ये सुन के कुछ भी आनंद नहीं हुआ, हैप्पीनेस नहीं हुआ? अभी आगे का जो लेसन है वो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि ये लेसन काफी बड़ा है और पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में चलेगा। अभी ये पूरा पास्ट टेंस में गया है। पहले वाला जो था वो इंसिडेंस क्या था, प्रेजेंट टेंस में वो स्टेज पे जाता है, गाने के लिए नहीं सॉरी, बजाने के लिए वायलिन उठाता है और वो वायलिन के ऊपर सा षड्ज का सुर लगाता है और तभी सारे लोग शांत हो जाते हैं। और उसका वो सब कुछ रूप देखकर लेखक को उसकी पहले वाली जो सारी प्रतिक्रियाएं है वो याद आती है, और ये याद आने के बाद ये लेसन है। समझ में आया आप लोगों को? ध्यान में आया? अभी ये जो लेसन है उसका हम लोग दूसरा पार्ट जो है वो बाद में देखेंगे। ओके, चलो बाय।